अब अगला पार्ट शुरू होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हेवनली साउथ के 3 सबसे महान कल्टीवेटर्स में से एक के सामने अहंकारी एसेंट्रिक जिन की भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई। स्वाभाविक रूप से एसेंट्रिक पायर भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था और उसने बाकी कल्टीवेटर्स को जमीन पर उतरने के लिए कहा। सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग और लुओ ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर उलझन के भाव आ गए। लेकिन चूंकि सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग पहले भी हान ली की काबिलियत देख चुके थे, उन्हें हान ली की कोई चिंता नहीं थी और वो तुरंत नीचे उतर गए। हान ली ने जमीन पर उतरे हुए कल्टीवेटर्स को देखा और फिर मास्टर सनरीच की ओर मुड़कर पूछा, ब्रदर सनरीच, किस बारे में बात करना चाहते हैं? आप जितने गंभीर दिख रहे हैं उससे मुझे काफी दिलचस्पी हो रही है। मास्टर सनरीच ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और उनके चारों ओर एक साउंड प्रूफ बैरियर बना दिया। फिर हान ली को गौर से देखने के बाद वो थोड़ा हंसे और बोले, बात शुरू करने से पहले मुझे डेविल फॉल वैली में एल्डर डेविल की ओरिजिनल सोल से निपटने के लिए कल्टीवेटर हान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो दोनों डेविल सोल्स आपस में मिल जाती तो मुझे डर है कि पूरा हेवनली साउथ खतरे में पड़ जाता। हान ली मुस्कुराया और पूछा, क्या कल्टीवेटर सनरीच उस एल्डर डेविल की ओरिजिनल सोल के ठिकाने के बारे में पूछना चाहते हैं? मास्टर सनरीच एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही खुद को संभालते हुए बोले, कल्टीवेटर हान वाकई बहुत समझदार हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाहता था। मास्टर सनरीच को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हान ली ने तुरंत जवाब दिया। किस्मत के साथ से उस एल्डर डेविल की ओरिजिनल सोल को स्पेशियल पॉकेट के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मास्टर सनरीच ने एक लंबी आह भरी और कहा, तब तो मुझे राहत मिली। उस सोल फ्रैगमेंट को एहसास हो गया होगा कि उसकी ओरिजिनल सोल खत्म हो चुकी है और इस धरती पर उसे जो सजा मिली है उसे देखते हुए वो वापस नहीं आना चाहिए। ये सुनकर हान ली ने शक भरे लहजे में पूछा, ब्रदर सनरीच, डेविल बॉडी पर कब्जा करने वाला वो सोल फ्रैगमेंट इतना ताकतवर था कि 3 लेट नैसेंट सोल कल्टीवेटर्स भी उसे जान से नहीं मार पाए? क्या कल्टीवेटर ने खुद एल्डर डेविल की शक्तियों का असली नजारा नहीं देखा है? देखा है, लेकिन मैंने सुना था कि घाटी से भागने के बाद उस डेविल ने कई नैसेंट सोल्स को खा लिया था। क्या उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी? हान ली ने हैरानी से पूछा। तो कल्टीवेटर हान को अभी तक इसके बारे में नहीं पता? मास्टर सनरीच ने गंभीरता से कहा, जब हम एल्डर डेविल से लड़े तो उसके 3 सिर और 6 हाथ थे और उसकी कल्टीवेशन एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे उसे एक अर्ली डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर जैसी ताकत मिल गई थी। अगर हमने उसे पहले से तैयार एक ग्रैंड फॉर्मेशन में न फंसाया होता और एक दर्जन मिड नैसेंट सोल कल्टीवेटर्स उस फॉर्मेशन को सहारा न दे रहे होते तो मुझे डर है कि हम उस डेविल से नहीं निपट पाते, और उस मदद के बावजूद हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हमने एक के बाद एक कई गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल करके एक ही सांस में उसके 2 सिर और 3 हाथ काट दिए थे, लेकिन फिर भी वो भागने में सफल रहा। जब हान ली ने यह सुना तो उसका खून ठंडा पड़ गया। उस डेविल की भयानकता को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो डरे हुए थे कि वो अपनी ओरिजिनल सोल के साथ जुड़ जाएगा। अगर वो और भी ताकतवर हो जाता तो हेवनली साउथ में उसे रोकने वाला कोई नहीं बचता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सौभाग्य से वो डेविल जिन एम्पायर की ओर भाग गया है। अब ये उनकी समस्या है। मास्टर सनरीच मुस्कुराते हुए बोले। हान ली ने मास्टर सनरीच की ओर देखा और उसकी बातों में हल्की सी ईर्ष्या महसूस की। ऐसा लग रहा था कि वो जिन एम्पायर के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे। हान ली ने फिर विषय बदलते हुए कहा, जबकि मास्टर सनरीच ने जिक्र किया था कि एल्डर डेविल तो बस उन बातों में से एक थी जिसे वो करना चाहते थे, तो और कौन से जरूरी मामले हैं? सही कहा, एल्डर डेविल की बात तो बस एक छोटा सा सवाल था। मास्टर सनरीच ने हान ली की ओर देखा और खुशी से कहा, मैं कल्टीवेटर हान से एक अलग ही काम से मिलना चाहता था, लेकिन पहले मैं आपको मिड नैसेंट सोल स्टेज पर पहुंचने के लिए बधाई देता हूं। आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये बस इत्तेफाक से मुमकिन हो पाया। हान ली ने विनम्रता से कहा, मैंने कल्टीवेटर वी से सुना है कि ब्रदर हान के पास गोल्ड लाइटनिंग बैम्बू से बना एक जादुई खजाना है जो महान डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग पैदा कर सकता है। क्या ये सच है? ये कहते ही मास्टर सनरीच का चेहरा गंभीर हो गया। हान ली ने चौकन्ने होकर अपनी आंखें सिकोड़ ली और अचानक चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि उससे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने फैसला किया कि चूंकि डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग अब कोई रहस्य नहीं रह गई है तो इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। उसने सिर हिलाया और कहा, यह सच है, मेरे पास डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग से बने कई जादुई खजाने हैं। कृपया सीधे मुद्दे की बात करें, मुझे घुमा फिराकर बातें करना पसंद नहीं है। बहुत अच्छे। मास्टर सनरीच बहुत खुश दिखे और बोले, उस स्थिति में आप वही व्यक्ति हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। जहां तक कारण की बात है, मैं फालतू की परेशानी से बचने के लिए यहां इस बारे में बात नहीं कर सकता। मैं कल्टीवेटर हान को सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसमें पूरा हेवनली साउथ कल्टीवेशन वर्ल्ड शामिल है, खासकर वो विशाल भंवर जो हाल ही में एंडलेस सीज में दिखाई दिया है। हान ली ने यह सुनकर अनजाने में अपनी भौहें चढ़ा ली। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि मास्टर सनरीच का क्या मतलब था, पर यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था और उसे तुरंत शक होने लगा। मुझे इन बातों का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं और आपको डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग की क्या जरूरत है?
मास्टर सनरीच ने नीचे खड़े लोगों पर एक नज़र डाली और प्रस्ताव दिया। मैं तो बस एक ज़रूरी काम के सिलसिले में ड्रीम क्लाउड माउंटेन से गुजर रहा था, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, लेकिन कैसा रहेगा अगर कल्टीवेटर हान आने वाले समय में 7 स्पिरिट आइलैंड्स का एक दौरा करें? वेई वुइया, डेविल कॉनकॉर्ड और मैं वहाँ होंगे। हम सब मिलकर आपको विस्तार से सब कुछ समझा पाएंगे। 7 स्पिरिट आइलैंड्स? क्या ये वही 7 द्वीप हैं जो भंवर के पास दिखाई दिए थे? हानली ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। सही कहा, ये 7 द्वीप उस भंवर को घेरे हुए हैं और वहाँ की स्पिरिट वेन्स बहुत ही दुर्लभ और उच्च कोटि की हैं। इसी वजह से हम पिछले कुछ सालों से उन्हीं द्वीपों पर रह रहे हैं। इतना कहकर उसने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर बेबसी के भाव आ गए। हानली दंग रह गया और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। मास्टर सनरीच की बातों से ऐसा लग रहा था कि तीनों महान कल्टीवेटर्स अपनी मर्जी से 7 स्पिरिट आइलैंड्स पर नहीं रह रहे थे। वो इतना अहंकारी नहीं था कि पहली ही बार में मास्टर सनरीच के निमंत्रण को सीधे ठुकरा दे। उन तीनों महान कल्टीवेटर्स को तो छोड़िए, वो उनके पीछे खड़ी विशाल ताकतों से भी दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था। हालांकि हानली बिना कुछ जाने 7 स्पिरिट आइलैंड्स जाने को तैयार नहीं था और वो हिचकिचाने लगा। चिंता ना करें कल्टीवेटर हान, हानली की हिचकिचाहट को देखते हुए मास्टर सनरीच ने सफाई दी। इस निमंत्रण के पीछे कोई बुरा इरादा नहीं है और ना ही हम आपको किसी खतरे में डालेंगे। हम बस आपकी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर मैं आपको आमंत्रित नहीं भी करता तो भी आधे साल में हेवनली साउथ के सभी मिड नैसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स को तीनों महान कल्टीवेटर्स की तरफ से 7 स्पिरिट आइलैंड्स पर मिलने का निमंत्रण मिलता। अगर कल्टीवेटर हान अभी हमारी मदद कर देते हैं तो उन्हें बाद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खामोशी के एक पल के बाद हानली ने थोड़े अनमने ढंग से जवाब दिया। चूंकि मास्टर सनरीच ने यह कहा है तो लगता है मामला वाकई गंभीर है। 3 महीने में मैं 7 स्पिरिट आइलैंड्स का दौरा जरूर करूंगा। मास्टर सनरीच ने माथा सिकोड़ा और पूछा, 3 महीने? मामला काफी जरूरी है। क्या आप कल्टीवेटर थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? मुझे डर है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। हानली ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी अभी ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट वापस आया हूं और मेरे अपने कुछ जरूरी काम हैं। मैं तुरंत संप्रदाय से नहीं निकल सकता। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मास्टर सनरीच मान गया। ठीक है, 3 महीने भी चलेंगे, जैसे तैसे। वक्त आने पर मैं और मेरे साथी आपका इंतजार करेंगे और सच कहूं तो इससे आपको खुद भी कुछ फायदा हो सकता है और आपके संप्रदाय को भी लाभ मिल सकता है। हानली की आंखें इधर उधर घूमने लगी। इससे पहले कि हानली उस फायदे वाली आखिरी बात का मतलब समझ पाता, उसने विदा ली और नीचे खड़े कल्टीवेटर्स को जोर से अलविदा कहा और उस महान रिस्ट्रिक्शन से बाहर उड़कर 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन से चला गया। हानली उस फायदे वाली आखिरी बात को लेकर थोड़ा उलझन में था। हालांकि उसे फिलहाल कोई जवाब नहीं सूझा और उसने इस बात को दिमाग से निकाल दिया। उस वक्त हानली 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के आसपास के पहाड़ों में से एक के ऊपर उड़ते हुए एक्सेंट्रिक जिन का सामना कर रहा था। बाकी सभी कल्टीवेटर्स पास की एक पहाड़ी की चोटी से ये सब देख रहे थे। क्या हमें सच में मुकाबला करना होगा? कल्टीवेटर जिन को पता होना चाहिए कि आपके जीतने की संभावना बहुत कम है। ये सुनकर एक्सेंट्रिक जिन ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर हूं। मैं चुपचाप अपने संप्रदाय का ऊंचा दर्जा और पहाड़ों के संसाधनों का बड़ा हिस्सा नहीं छोड़ सकता। ये भी कहना जरूरी है कि मैं उस मशहूर कल्टीवेटर की काबिलियत देखने के लिए काफी उत्सुक हूं। अगर मैं हार गया तो हमारे संप्रदायों के बीच भविष्य में किसी रैंकिंग प्रतियोगिता की जरूरत नहीं होगी। हमारा एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट उसके बाद से ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के सामने झुक जाएगा। ठीक है, चूंकि ब्रदर जेन यही चाहते हैं तो मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। हानली ने मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ उठाया, जिससे उसकी हथेली के ऊपर नीली लपटों वाली मुट्ठी के आकार की एक गेंद बन गई। एक्सेंट्रिक जिन ने भी आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपना मुंह खोला और सुनहरी रोशनी की 3 लकीरें बाहर निकाली। वे 3 एक जैसी सुनहरी तलवारें थीं जो केवल 1 इंच लंबी थीं। पलक झपकते ही वे उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगीं और अचानक 1 फुट लंबी रोशनी की लकीरों में बदल गई। जब हानली ने इन उड़ती हुई तलवारों को देखा तो उसके हाथ में नीली आग का गोला डगमगाया और अचानक फट गया। उस आग के गोले से आधे फुट नीली लपटों वाला एक पक्षी निकला और उसने एक तेज आवाज निकाली। जाओ, हानली चिल्लाया और एक्सेंट्रिक जिन की तरफ इशारा किया। वो नीला आग का पक्षी अपने पंख फैलाकर नीली रोशनी की एक लकीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। जब एक्सेंट्रिक जिन ने इसे देखा तो उसके उदास चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया। हानली ने कोई मैजिक ट्रेजर नहीं निकाला था, बस एक मामूली आग के पक्षी से हमला किया। उसे लगा जैसे हानली उसे बहुत नीचा दिखा रहा है। लेकिन जल्द ही एक्सेंट्रिक जिन का गुस्सा मुस्कुराहट में बदल गया। उसने अपनी सबसे खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए जल्दी से मंत्र पढ़ना और हाथों से इशारे करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक ही झटके में इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था। उसके सिर के ऊपर घूम रही 3 सुनहरी धारियां ड्रैगन की तरह दहाड़ी
और अचानक गायब होकर सुनहरे धागों में बदल गईं। ये धागे न केवल बेहद पतले थे बल्कि 10 मीटर लंबे भी थे। फिर एक्सेंट्रिक जिन के सामने एक के बाद एक सुनहरी रोशनी चमकी और देखते ही देखते वहां 100 से भी ज़्यादा सुनहरे धागों का ढेर लग गया। वे सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार नज़ारा बना रहे थे। स्वॉर्ड थ्रेड ट्रांसफॉर्मेशन। हानली की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। हालांकि वो जानता था कि एक्सेंट्रिक जिन एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, लेकिन एक पल में इतने सारे स्वॉर्ड थ्रेड्स बना लेना वाकई अनसुनी बात थी। वो सच में एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर कहलाने के लायक था। जब वहां मौजूद कल्टीवेटर्स ने एक्सेंट्रिक जिन की इस काबिलियत को देखा तो उनके चेहरे पर भी डर और हैरानी साफ दिखने लगी। 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर्स आपस में फुसफुसाने लगे। स्प्रिंग थ्रेड एग्जीक्यूशन। पुराना चावल ज़्यादा कीमती होता है, वो एक ही वार में खेल खत्म करना चाहता है। मुझे लगता है कि कल्टीवेटर हान अपनी लापरवाही की वजह से थोड़ा नुकसान उठाया था। वहीं दूसरी ओर उस मिडिल एज्ड कल्टीवेटर के चेहरे पर खुशी दिखी जो एक्सेंट्रिक जिन के साथ आया था। लू लॉरो थोड़ा घबराया हुआ लगा, लेकिन सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लेडी ब्राइटसेंट बिल्कुल शांत थे। उसी समय एक्सेंट्रिक जिन जोर से चिल्लाया और उन सुनहरे धागों पर मंत्रों की बौछार कर दी। रोशनी पागलों की तरह चमकने लगी और उन धागों ने एक विशाल सुनहरा जाल बुन लिया जो उस नीले पक्षी को दबोचने के लिए आगे बढ़ा। वो सुनहरा जाल 40 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा था और वो पक्षी मुश्किल से आधा फुट का था। देखने वालों को लगा कि वो पक्षी इस भारी ताकत के आगे चूर चूर हो जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको दंग कर दिया। जैसे ही नीले पक्षी और सुनहरे जाल की टक्कर हुई, एक जोरदार धमाका हुआ और रोशनी चारों तरफ फैल गई। लपटों के बीच से नीली रोशनी का एक कमल निकला और धीरे धीरे घूमता हुआ अपनी पंखुड़ियां खोलने लगा। अनगिनत सुनहरे धागों ने उस कमल को काटने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे हमले बेकार गए। वे बस उस कमल के चारों ओर की रोशनी में हल्की सी लहरें ही पैदा कर पाए। जो लोग स्प्रिंग थ्रेड एग्जीक्यूशन की ताकत जानते थे, वे ये नज़ारा देखकर सुन्न रह गए। एक्सेंट्रिक जिन को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने घबराकर और गुस्से में अपने हाथों से अपनी तकनीक को और तेज करने का आदेश दिया। सुनहरे धागे और भी पतले हो गए और अंधे कर देने वाली रोशनी के साथ चमकने लगे। उन्होंने फिर से उस नीली रोशनी पर हमला किया। कमल की सुरक्षा घेरे को चीरते हुए उसके बिल्कुल बीच में वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी उस कमल की पंखुड़ियां पूरी तरह खिल गईं। एक ठंडी नीली धुंध चारों तरफ फैल गई और 60 मीटर के दायरे में सब कुछ उस बर्फीली रोशनी में समा गया। एक्सेंट्रिक जिन को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी उड़ने वाली तलवारों से उसका संपर्क टूट गया है। तलवारों का एहसास खोने के बाद उसने घबराकर सामने देखा। कुछ ही देर बाद एक्सेंट्रिक जिन का चेहरा उतर गया। वो कमल अब गायब हो चुका था और उसकी जगह नीली बर्फ का एक विशाल पहाड़ खड़ा था। उसकी तीनों तलवारें उस बर्फ के अंदर जकड़ी हुई थीं जो हिल भी नहीं पा रही थीं। बुरा फंस गया। एक्सेंट्रिक जिन मन ही मन बड़बड़ाया और उसने तुरंत अपने स्टोरेज पाउच से एक सफ़ेद जेड पेंडेंट निकाला। लेकिन इससे पहले कि वो उसे इस्तेमाल कर पाता, उसे उसके पीछे बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। घबराहट में उसने एक तरफ हटने की सोची, लेकिन उसे बचाने वाली सुरक्षा कवच की रोशनी एक पल में टूट गई। तुरंत ही नीली लपटों से चमकती एक हथेली उसके कंधे पर आ टेकी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका आधा शरीर बर्फ की तरह जम गया हो और सुन्न पड़ गया हो। कल्टीवेटर जिन, मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। आपका क्या ख्याल है? खुद को एक ही झटके में फंसा हुआ देखकर एक्सेंट्रिक जिन का चेहरा लटक गया, लेकिन उसने तुरंत कहा, जैसा सुना था वैसा ही पाया। कल्टीवेटर हान की ताकत वाकई बहुत ज्यादा है। मैं अपनी हार मानता हूं। ब्रदर जिन बस मुझ पर रहम कर रहे थे। हानली मुस्कुराया और उसने एक्सेंट्रिक जिन के कंधे को धीरे से थपथपाकर अपना हाथ पीछे हटा लिया। उस थपथपी के साथ ही एक्सेंट्रिक जिन को अपने कंधे में गर्माहट महसूस हुई और वो वापस सामान्य हो गया। वो डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि हानली उससे 3 मीटर दूर शांति से खड़ा है। न जाने कब उसके पीछे चांदी के पंख आ गए थे जिनसे बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं। एक्सेंट्रिक जिन ने एक ठंडी सांस भरी। इतनी बारीकी से बर्फ की शक्ति का इस्तेमाल करने की हान ली की काबिलियत सच में अविश्वसनीय थी। हालांकि उसने सुना था कि हान ली का मुख्य हथियार उड़ने वाली तलवारों का एक सेट है और उसका असली कल्टीवेशन बर्फ से जुड़ा हुआ नहीं है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली तकनीक जिसे हान ली ने बस ऐसे ही इस्तेमाल किया था, वो इतनी शक्तिशाली हो सकती है। नौजवान हान, तुमने मेरी सलाह का अच्छा इस्तेमाल किया, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने हान ली के मन में हंसते हुए कहा। पर यह दुख की बात है कि तुम्हारा मुख्य कल्टीवेशन बर्फ से जुड़ा नहीं है, जबकि तुम सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हो। सीनियर, मजाक मत कीजिए। भले ही सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स ताकतवर हैं, पर इतनी भी नहीं कि मैं अपना पूरा कल्टीवेशन ही बदल डालूं।
हान ली ने शांति से जवाब दिया और अपने थंडरस्टॉर्म विंग्स को गायब कर दिया। फिर वो नीली रोशनी की एक लकीर बनकर उस बर्फ के पहाड़ की ओर उड़ा। उसने अपनी आस्तीन के एक मामूली इशारे से नीली धुंध छोड़ी, जिसने उस बर्फ को पिघला दिया और उसे वापस एक चमकते हुए नीले कमल में बदल दिया। वो कमल उड़कर हान ली के पास आया और उसके माथे के अंदर समाकर गायब हो गया। रही बात एक्सेंट्रिक जिन की 3 सुनहरी तलवारों की, तो वे अब आज़ाद थीं और कमज़ोर हालत में उसके पास लौट आईं। हालांकि वे कुछ ही देर के लिए बर्फ में दबी थीं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति यानी स्पिरिचुअल नेचर काफ़ी कम हो गई थी, जिसे देखकर एक्सेंट्रिक जिन उदास हो गया। उसी पल हान ली उस पहाड़ पर उतरा जहां बाकी कल्टिवेटर्स ये सब देख रहे थे। सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स के जरिए तलवारों को जकड़ने से लेकर थंडरस्टॉर्म विंग्स का इस्तेमाल कर एक्सेंट्रिक जिन को काबू करने तक हान ली की ये जीत पलक झपकते ही हो गई थी। जो लोग एक लंबी और बड़ी लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन इस नज़ारे ने सबके मन में हान ली के लिए खौफ पैदा कर दिया। हान ली ने बिना किसी मैजिक ट्रेजर का इस्तेमाल किए ये जीत हासिल की थी, जिससे साफ पता चलता था कि उसकी और उसके दुश्मन की ताकत के बीच कितना बड़ा अंतर था। जब हान ली पहाड़ पर उतरा तो सभी कल्टिवेटर्स ने उसका बड़े जोश से स्वागत किया, भले ही उनके मन में जो कुछ भी चल रहा हो। कल्टिवेटर हान की काबिलियत वाकई उतनी ही गहरी है जितनी चर्चा थी। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को बधाई, जो अब ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स का नंबर 1 सेक्ट बन गया है। ये बोलने वाले और कोई नहीं बल्कि 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर्स थे। भले ही उनकी रैंकिंग गिरकर सबसे नीचे आ गई थी, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे तो बहुत उत्साह के साथ बातें कर रहे थे। एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के उस मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा जरूर खराब हो गया था, लेकिन हान ली की ताकत को देखते हुए उसे मजबूरी में मुस्कुराना पड़ा, भले ही वो उसे बधाई नहीं दे पाया। लेडी ब्राइटसन भी एक पल की हैरानी के बाद बिल्कुल शांत हो गई थीं। बेशक सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग और लू लॉरो इस नतीजे से फूले नहीं समा रहे थे। इस जीत ने अगले 1000 सालों के लिए बाकी दोनों सेक्ट्स के ऊपर ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का दबदबा पक्का कर दिया था। नेसेंट सोल एल्डर्स अब हान ली को घेरकर उससे उन शक्तियों के बारे में पूछ रहे थे जो उसने अभी इस्तेमाल की थीं। हान ली ने हमेशा की तरह शांत रहते हुए सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स और थंडरस्टॉर्म विंग्स के बारे में बस कुछ शब्द कहे। जाहिर है किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे और ज्यादा कुरे दे। थोड़ी देर बाद एक्सेंट्रिक जिन भी आसमान से नीचे उतरा। अब तक वो बिल्कुल सामान्य हो गया था, जैसे कोई लड़ाई हुई ही ना हो, और वो मुस्कुराते हुए दूसरों से बातें करने लगा। उसकी इस स्थिरता को देखकर हान ली के मन में उसके लिए थोड़ी इज्जत पैदा हुई। चूंकि अब संसाधनों का बंटवारा बदल चुका था, तो उन बड़े कल्टिवेटर्स ने अपने कल्टिवेशन के अनुभव शेयर करना और कीमती सामानों का व्यापार करना शुरू कर दिया। हालांकि छोटे मोटे सौदों में हान ली को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके अनुभवों से उसने काफ़ी कुछ सीखा, खासकर उन चीज़ों के बारे में जो उससे कल्टिवेशन के दौरान छूट गई थीं। इसने हान ली को यकीन दिला दिया कि भविष्य में ऐसी मीटिंग्स में हिस्सा लेना उसके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। दिन का ज्यादातर हिस्सा बीत जाने के बाद मीटिंग खत्म हुई। हान ली ने खुद आगे बढ़कर 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के अर्थलंग फायर के भंडार को देखने की इच्छा जाहिर की। एक्सेंट्रिक पायर हैरान तो हुआ, लेकिन वो मान गया। जब हान ली ने उस आग की बेहद गहरी नस को देखा तो वो कुछ सोच में डूब गया। काफी समय बीत जाने के बाद सभी आए हुए कल्टिवेटर्स ने विदा ली और वहां से रवाना हो गए। हान ली और उसके सीनियर भाई वापस ड्रिफ्टिंग क्लाउड माउंटेन्स की तरफ उड़ चले। रास्ते में लू लॉरो लगातार सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग से उन खदानों और इलाकों के बारे में बातें कर रहा था जहां से कीमती पत्थर और जड़ी बूटियां मिलती थीं, जो पहले एंशिएंट सोर्ड सेक्ट और 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के थे, लेकिन अब इनका एक हिस्सा ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को मिलने वाला था। भले ही सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग लू लॉरो जितने उत्साहित नहीं थे, लेकिन उनका मूड भी बहुत अच्छा था। हान ली को इस विषय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, वो बस उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही वे अपने सेक्ट के पास पहुंचने वाले थे, सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग अचानक हान ली की तरफ मुड़े और बोले, जूनियर मार्शल ब्रदर हान, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। हमारे सेक्ट को स्टेट ऑफ सी का नंबर 1 सेक्ट बनाना हमारी कई पीढ़ियों का सपना था। अब जब ये पूरा हो गया है तो मैं सुकून से मर सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले तुम दोनों से बात की थी, अब मैं ध्यान में जाकर अपना शरीर त्यागने की योजना बना रहा हूँ। तो क्या ख्याल है, सेक्ट का ग्रैंड एल्डर का पद मैं जूनियर मार्शल ब्रदर हान को सौंप दूं? ग्रैंड एल्डर? जब हान ली ने यह सुना तो वो दंग रह गया। सही कहा, सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जूनियर मार्शल ब्रदर हान से ये बात नहीं छिपाऊंगा। जब आप सिर्फ अर्ली नेसेंट सोल स्टेज पर थे, तब मैंने जूनियर मार्शल ब्रदर लू को ग्रैंड एल्डर बनाने और आपको उनका साथ देने के बारे में सोचा था। लेकिन अब जब आप मिड नेसेंट सोल स्टेज में पहुंच चुके हैं और इतनी शानदार काबिलियत दिखाई है जिससे सेक्ट की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है, तो ग्रैंड एल्डर का खिताब सही मायने में आपका ही है।
जूनियर मार्शल ब्रदर लू को भी इससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये खिताब सेक्ट की सबसे ताकतवर कल्टीवेटर को ही मिलना चाहिए। कुछ पल की खामोशी के बाद हान ली ने जवाब दिया, सीनियर मार्शल ब्रदर के अच्छे इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ग्रैंड एल्डर का पद स्वीकार नहीं कर सकता। जूनियर मार्शल ब्रदर हान को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, लू लॉ ने फी की हंसी के साथ कहा। आप पहले से ही नाम के अलावा हर तरह से ये भूमिका निभा रहे हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझ जैसा अर्ली नेसेंट सोल कल्टिवेटर स्टेट ऑफ शी के नंबर 1 सेक्ट का ग्रैंड एल्डर बना रहे। मैं विनम्रता की वजह से मना नहीं कर रहा हूं, मैं बस वो खिताब रखने का इच्छुक नहीं हूं। सीनियर मार्शल ब्रदर्स को पता होना चाहिए कि मैं एक ऐसा कल्टिवेटर हूं जो पूरी तरह से कल्टिवेशन के रास्ते के लिए समर्पित है। मेरे लिए कल्टिवेशन से ध्यान भटकाने वाली चीजें जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं सेक्ट के मुखिया के रूप में कैसे काम कर सकता हूं? भविष्य में मैं लंबे समय तक सेक्लूडेड कल्टिवेशन में रहूंगा और सेक्ट का नेतृत्व करने के लिए बहुत व्यस्त रहूंगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं हाल ही में सेक्ट में शामिल हुआ हूं। निचले दर्जे के शिष्यों की तो बात छोड़िए, मैं तो कोर फॉर्मेशन वाले मार्शल नेफ्यूज से भी पूरी तरह वाकिफ नहीं हूं। इस मामले में मुझमें कमी है। मैं एक आम एल्डर के रूप में ठीक रहूंगा, लेकिन ग्रैंड एल्डर का पद सीनियर मार्शल ब्रदर लू का ही होना चाहिए। लेकिन जूनियर मार्शल ब्रदर हान, सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने माथे पर बल डालते हुए अपनी बात जारी रखनी चाहिए, तभी हान ली ने अचानक उन्हें बीच में ही रोक दिया। एक सख्त चेहरे के साथ उसने गंभीरता से ऐलान किया, अगर आपने इस बात को और आगे बढ़ाया तो आप मुझे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। हान ली के अटल इनकार और रुख को देखकर सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लू लॉ ने एक दूसरे को बेबसी से देखा। फिर उसने कहा, ठीक है, चूंकि ब्रदर हान ने ऐसा कह दिया है तो हम इस विषय को किसी और समय के लिए छोड़ देते हैं। हान ली का चेहरा शांत हुआ और उसने धीरे से कहा, भले ही मैं ग्रैंड एल्डर का खिताब स्वीकार नहीं करूंगा, फिर भी मैं एक सेक्ट एल्डर के रूप में सेक्ट का ख्याल रखूंगा। अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 1000 सालों तक सेक्ट इसी तरह फलता फूलता रहे। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग बस मुस्कुराकर रह गए और उसने बात का रुख उस तरफ मोड़ दिया जो मास्टर सन रीच हान ली से करना चाहते थे। हान ली ने उनसे कुछ नहीं छिपाया और जो कुछ कहा गया था उसका संक्षिप्त सारांश दिया। अंत में उसने कहा, मास्टर सनरीच की बातों से लगता है कि 7 स्पिरिट आइलैंड्स और उस विशाल भंवर के बीच कोई संबंध है। चूंकि वो स्टेट ऑफ शी के पड़ोस में है, क्या आपने वहां कुछ बेहद अजीब सुना है? बेहद अजीब? बिल्कुल नहीं। अभी जो अफवाहें उड़ रही हैं वो ज्यादातर सच ही लगती हैं। जब वो विशाल भंवर और 7 स्पिरिट आइलैंड सामने आए तो हमने व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए शिष्यों का एक ग्रुप भेजा था, क्योंकि वो ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स के करीब थे और हमें पता चला कि वो अफवाहों से ज्यादा अलग नहीं थे। हान ली ने आह भरी और कहा, अगर ऐसी बात है तो लगता है कि जब तक मैं खुद वहां जाकर उनसे नहीं मिल लेता मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है कि वैसा ही होगा जैसा मास्टर सन रीच ने कहा था। डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग के सहारे वहां कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लू लॉ ने चिंता जताते हुए कहा, चाहे कुछ भी कहा जाए, जूनियर मार्शल ब्रदर हान को सावधान रहना चाहिए। ये देखते हुए कि हेवनली साउथ के तीनों बड़े कल्टिवेटर्स एक साथ मिल रहे हैं, वो मामला साधारण नहीं हो सकता। मैं यकीनन ध्यान रखूंगा, हान ली ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल काम करवाएंगे। असल में चूंकि जूनियर मार्शल ब्रदर इतनी कम उम्र में मिड नेसेंट सोल स्टेज में पहुंच गए हैं और उनके पास उनके बराबर की शक्तियां हैं, इसलिए वो तीनों महान कल्टिवेटर्स भी आपको आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लू लॉ हंसा। हान ली ने अपनी हल्की मुस्कान बनाए रखी और आगे कुछ नहीं कहा। रास्ते में तीनों ने ज्यादा बात नहीं की और वे जल्द ही ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट लौट आए। उसके दोनों सीनियर मार्शल ब्रदर्स हान ली से अलग हो गए और तुरंत सेक्ट के ऑफिशियल हॉल में चले गए। उसने अपने खास शिष्यों को इकट्ठा किया ताकि उन्हें ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स के नंबर 1 सेक्ट के रूप में ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की नई स्थिति के बारे में बता सकें। उसी समय उसने कुछ बदलावों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। जहां तक हान ली की बात है, उसने उस प्रतिबंधित क्षेत्र का दौरा किया जहां नांगकोंग वॉन को सील किया गया था। वहां कुछ घंटे बिताने के बाद वो थके हुए चेहरे के साथ बाहर निकला और अपने गुफा निवास की ओर उड़ गया। प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा के दौरान उसने सोल सील कर्स के तहत नांगकोंग वॉन की स्थिति को जांचने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया, जिससे अच्छी और बुरी दोनों खबरें मिली। अच्छी खबर ये थी कि एंशिएंट फायर टोड की कोर वाकई असरदार थी और नांगकोंग वॉन की आत्मा पर लगे श्राप की पकड़ को कमजोर कर रही थी। बुरी खबर ये थी कि असर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कम था। ये कहना मुश्किल होगा कि कोर श्राप को पूरी तरह खत्म कर पाएगी या नहीं। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसे कुछ समय तक और देखना होगा।
सौभाग्य से भले ही डीमन कोर श्राप को खत्म ना कर पाए, लेकिन ये इसके प्रभाव को कम कर देगी और हान ली को समाधान ढूंढने के लिए और समय देगी। आधे दिन बाद हान ली एक एकांत कमरे के अंदर बंद था। वो अपनी आंखें कसकर बंद करके पालथी मारकर बैठा था। उसने नानगोंग वैन के मामले को जबरदस्ती अपने दिमाग से निकाल दिया था ताकि वो पूरी तरह से कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित कर सके। उसके दिल पर भारी पड़ने वाला कोई भी भटकाव कल्टीवेशन के दौरान भारी नुकसान यानी बैकलैश पहुंचा सकता था। जब से हान ली उस छिपे हुए कमरे में दाखिल हुआ था, वो ध्यान की मुद्रा में ही था। अब जब उसने अपने दिल को शांत कर लिया था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सुनहरे धागों वाली एक छोटी गेंद थूकी। वो उसकी छाती के सामने हवा में तैरते हुए गोल घूमने लगी। उस गेंद को घूरते हुए हान ली ने अपनी उंगली झटकी और उस पर एक नीला स्पेल सील मारा। बादलों के गरजने जैसी आवाज आई और सुनहरी गेंद से अचानक बारीक सुनहरी बिजली की लहरें निकलने लगी। उसके बाद सुनहरी रोशनी की वो गेंद कई बार जोर से चमकी और सारी बिजली बिना किसी निशान के गायब हो गई। पीछे सिर्फ नीली लपटों का एक छोटा गोला रह गया। जैसे ही नीली लपटों का गोला दिखाई दिया, हान ली ने अपना मुंह खोला और अपनी नीली लपटों का एक छोटा गोला थूका, जिसने उसे चारों ओर से लपेट लिया। पलक झपकते ही दोनों लपटें एक साथ मिल गईं और वापस हान ली के मुंह में समा गईं। बिना एक शब्द कहे हान ली ने तुरंत एक अजीब मंत्र का इशारा बनाया और अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। उसने सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स की उस आखिरी लहर को रिफाइन करना शुरू किया जिसकी उसे हेवन वॉइड कॉल्ड्रन को नियंत्रित करने की ज़रूरत थी। अगर वो इसे काबू कर लेता तो वो इस दुनिया के लगभग हर हिस्से में बिना किसी रोक टोक के घूम सकता था। अगले करीब आधे महीने बाद हान ली अपनी ध्यान की मुद्रा से बाहर आया और उसने अपनी आंखें खोलीं। फिर उसने एक झटके के साथ अपनी उंगली आगे बढ़ाई, जिससे एक छोटी सी नीली आग की गेंद पैदा हुई। वो बंद होठों के साथ उन नीली लपटों को घूरता रहा। फिर उसने अपनी उंगली झटकी और लपटें फड़फड़ाईं और एक पतले सांप का रूप ले लिया। वो आग का सांप उसकी उंगली के चारों ओर कसकर लिपट गया। जाओ, हान ली बुदबुदाया। फिर उस आग के सांप के आग वाले पंख निकल आए और वो तेजी से कमरे की छत की ओर बढ़ा। वो छत के ठीक नीचे हवा में गोल घूमने लगा और फिर फुर्ती से पूरे कमरे में इधर उधर उड़ने लगा। हान ली खामोशी से आग के सांप की हरकतों को देखता रहा और एक कप चाय खत्म होने में जितना समय लगता है, उतने समय बाद उसने उसकी ओर इशारा किया। धमाके के साथ वो आग का सांप फट गया और बिखरी हुई नीली चिंगारियां हवा के झोंके की तरह हान ली की तरफ बढ़ीं और उसके शरीर में गायब हो गईं। इस पल हान ली मुस्कुराया और बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि रिफाइन होने के बाद सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। शुरुआत में मुझे एक ही लहर को रिफाइन करने में आधा साल लगा था, लेकिन उतनी ही आग को अब सिर्फ आधा महीना लगा। हान ली ने फिर सोच में पड़कर अपना सिर झुकाया और फिर अचानक सिल उठाकर दोबारा हेवन वॉइड को घूरा। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगीं क्योंकि उसने अपनी पूरी आध्यात्मिक समझ को अपनी आंखों में केंद्रित कर लिया था। हान ली ने जैसे ही ब्राइट साइड स्पिरिट आइज को एक्टिवेट किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे, मानो उसने कुछ ढूंढ लिया हो। उसने अपनी उंगली हेवन वॉइड कॉल्ड्रन की तरफ उठाई और नीले रंग की अंदरूनी शक्ति यानी स्पिरिचुअल ची के कई पतले धागे छोड़े जो देखते ही देखते ओझल हो गए। तभी नीली रोशनी चमकी और कढ़ाई के चारों ओर बर्फ की लपटें तेजी से उठने लगी। कुछ ही पलों में वो चंद इंच की कढ़ाई फैलकर 3 मीटर चौड़ी हो गई। उसकी सतह पर पहाड़ों, जानवरों और कुदरत के खूबसूरत नज़ारों की साफ नक्काशी उभर आई थी। हान ली ने जब ये बदलाव देखा तो वो शांति से खड़ा हुआ और उसे इशारा किया। कढ़ाई हवा में तैरते हुए उसके सामने 1 मीटर की दूरी पर आ गई। कुछ देर उसे गौर से देखने के बाद हान ली ने अपना हाथ उन ठंडी लपटों के बीच से निकाला और कढ़ाई पर रख दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बर्फीली लपटें एक बवंडर की तरह उसके चारों ओर घूमने लगीं। फिर एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और उस बवंडर से नीली आग का 3 मीटर लंबा एक फ्लड ड्रैगन निकला। वो ड्रैगन खुशी से झूम उठा और अचानक कढ़ाई के अंदर समा गया। उसी पल कढ़ाई का तांबे जैसा रंग नीले में बदल गया। उसकी सतह पर बने जानवर रोशनी से चमकने लगे और ऐसा लगा मानो वे सच में जिंदा हो गए हों और कढ़ाई पर इधर उधर घूम रहे हों। ये एक अद्भुत नज़ारा था। हान ली ये सब देखकर बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत अपनी हथेली से नीले धागों जैसी अंदरूनी शक्ति का एक अटूट सिलसिला उस कढ़ाई में डालना शुरू कर दिया। जैसे ही कढ़ाई ने भारी मात्रा में अंदरूनी शक्ति सोखी, उसमें से गूंजने वाली आवाज आने लगी। हान ली की नज़र कढ़ाई पर ही थी। तभी उसकी सतह पर नीले रंग के प्राचीन अक्षर उभरने लगे और हवा में तैरते हुए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अजीब मंत्र की शक्ल ले ली।
हान ली ने जैसे ही उसे देखने के लिए सिर उठाया, उसकी अंदरूनी शक्ति देने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई, जिससे वो अक्षर धुंधले होने लगे। घबराकर उसने फिर से पूरी ताकत से अंदरूनी शक्ति का प्रवाह शुरू किया, जिससे वो मंत्र हल्की नीली रोशनी में दोबारा साफ दिखने लगा। वो मंत्र ज्यादा लंबा नहीं था, करीब 1000 शब्दों का था। जब हान ली ने उसे पढ़ा तो पहले तो उसके चेहरे पर खुशी आई, लेकिन जल्द ही वो मुस्कान फीकी पड़ गई। मंत्र समझना आसान था, ये हेवन वॉइड कॉल्ड्रन को कंट्रोल करने का तरीका था। उसमें साफ लिखा था कि कढ़ाई को काबू करने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त थी सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स को रिफाइन करना, और दूसरी शर्त थी एक खास प्राचीन तकनीक जिसे आर्टिफैक्ट इम्प्रिंट तकनीक कहा जाता है। ये तकनीकें डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स जैसे महान खजानों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं। पुराने समय से चले आ रहे हर डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर की अपनी एक अलग आर्टिफैक्ट इम्प्रिंट टेक्निक होती है। एक खजाने की तकनीक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि हर खजाने की अपनी खासियत और ताकत होती है। यही वजह है कि आम प्राचीन खजानों और डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स के बीच एक बड़ा फर्क है। सिर्फ उन्हीं प्राचीन खजानों को डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर माना जाता है जिनकी अपनी आर्टिफैक्ट इम्प्रिंट टेक्निक हो, और जब इनका कंट्रोल करने का तरीका सीख लिया जाता है तभी इन्हें शरीर के अंदर सील किया जा सकता है और धीरे धीरे तैयार किया जा सकता है। बेशक डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स आम खजानों की तरह इंसान की अंदरूनी शक्ति के साथ तुरंत नहीं जुड़ते, बल्कि इस मामले में ये राक्षसी हथियारों के ज्यादा करीब होते हैं। खजाने की रूहानी फितरत पर असर डालने के लिए उसे शरीर के अंदर रखकर आर्टिफैक्ट इम्प्रिंट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे धीरे धीरे उस खजाने का स्वभाव मालिक की अंदरूनी शक्ति के हिसाब से ढल जाता है, और अंत में एक ऐसा वक्त आता है जब मालिक और खजाना एक हो जाते हैं। डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स की ताकत इतनी जादुई होती है कि इस्तेमाल के वक्त ये मालिक की अंदरूनी शक्ति पर बहुत दबाव डालते हैं, जिससे मालिक की भूमिका बस एक सपोर्टर जैसी रह जाती है। इसीलिए इसे आम हथियारों की तरह बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे सही वक्त पर चलाने से दुश्मन को आसानी से हराया जा सकता है। कुल मिलाकर इसकी बेमिसाल ताकत का बदला इसकी कुछ कमियों से चुकाना पड़ता है, जैसे कि इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और लड़ाई के दौरान इसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। हेवन वॉइड कॉल्ड्रन के ऊपर लिखे मंत्रों ने ये सब एकदम आसान शब्दों में समझा दिया था, जिससे हान ली को खुशी हुई। लेकिन जब उसने आगे का हिस्सा पढ़ा तो उसका चेहरा उतर गया। भले ही मंत्र सरल था, लेकिन इसके 3 लेवल थे। पहले लेवल के लिए कल्टीवेटर का नेसेंट सोल स्टेज के मिडल लेवल पर होना जरूरी था, दूसरे लेवल के लिए नेसेंट सोल स्टेज के लेट लेवल पर, और तीसरे लेवल के लिए डीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना जरूरी था। इसका मतलब ये था कि पहले लेवल को सीखने के बाद भी वो हेवन वॉइड कॉल्ड्रन की ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाएगा। मायूस होकर उसने अपना हाथ हटा लिया और अंदरूनी शक्ति देना बंद कर दिया, जिससे वो मंत्र गायब हो गया। हान ली उदास मन से उस विशाल कढ़ाई को देखने लगा। उसे नहीं पता था कि छोटा सा हिस्सा कितनी ताकत देगा, और उसे इससे ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थीं। क्या ये उसके ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन और पर्पल एपेक्स फ्लेम्स का मुकाबला कर पाएगा? कुछ देर शांत रहने के बाद हान ली ने एक ठंडी सांस ली और हेवन वॉइड कॉल्ड्रन के आर्टिफैक्ट इम्प्रिंट टेक्निक के पहले लेवल को रिफाइन करने का फैसला किया। इससे कम से कम वो हेवन वॉइड कॉल्ड्रन को अपने शरीर के अंदर रख सकेगा, ताकि बाद में इसे और बेहतर बना सके। यही सोचकर हान ली ने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे नीली रोशनी निकली और वो विशाल कड़ाही पलक झपकते ही अपने पुराने छोटे साइज में आ गई। फिर उसने उसे हाथ में लिया और अपने स्टोरेज पाउच में डाल दिया। काम पूरा होने के बाद हान ली पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें मूंद ली। आर्टिफैक्ट इम्प्रिंट टेक्निक का पहला लेवल उसके दिमाग में घूमने लगा और वो उसे गहराई से समझने की कोशिश करने लगा। ये तकनीक बहुत पेचीदा नहीं थी। हान ली को इसे पूरी तरह समझने में करीब 1 महीने का वक्त लगा। हालांकि मंत्र में ये नहीं बताया गया था कि कढ़ाई को पूरी तरह तैयार करने में कितना समय लगेगा। अच्छी बात यह थी कि यह तकनीक अपने आप काम करती थी। जब तक वो खजाना शरीर के अंदर रहेगा, उसकी अंदरूनी शक्ति धीरे धीरे खजाने पर अपना असर डालती रहेगी। 2 महीने बाद हान ली अपनी साधना से बाहर आया। आर्टिफैक्ट इम्प्रिंट टेक्निक को समझना उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज रहा, जिससे उसने हेवन वॉइड कॉल्ड्रन को अपने शरीर के अंदर सील कर लिया। बचे हुए समय में उसने सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग से मिले सामान और हेवन वॉइड हॉल से मिली कठपुतलियों के टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक नेसेंट सोल ग्रेड की कठपुतली बनाई। उसके पास सामान की कमी नहीं थी, लेकिन नेसेंट सोल लेवल की कठपुतली बनाने में फेल होने का खतरा बहुत ज़्यादा था। उसके पास इतना सामान था कि वो 4 कठपुतलियाँ बना सकता था, लेकिन अफसोस कि वो सिर्फ एक ही बना पाया। जाहिर है मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की कठपुतली वाली बॉडी बनाने के लिए और भी ऊंचे दर्जे के सामान की ज़रूरत थी। उसे बनाने में फेल होने का चांस और भी ज़्यादा था, इसलिए शायद उसे बहुत सारा सामान दोबारा इकट्ठा करना पड़ता। जब उसने ये बात मोनार्क सोल डाइवर्जेंस को बताई तो उसने बड़े गर्व से कहा कि यह तरीका उसका खुद का बनाया हुआ है और फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो फेल हुआ तो गलती उसके तरीके में होगी, बनाने में नहीं। ये सुनकर कि उसे और सामान नहीं जुटाना पड़ेगा, हान ली ने राहत की सांस ली।
अब जब वो साधना से बाहर आ चुका था तो सबसे पहले उसने प्रतिबंधित इलाके में जाकर नैंगकोंग वान के श्राप की हालत देखी। फिर अपने गुफा वाले घर लौटकर उसने कई दिनों तक ऐसी दवाइयां बनाई जो मुंह पेलिंग के कोर फॉर्मेशन के लिए बहुत काम की थीं। इसके बाद हानली ने सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग और लुओ लुओ से विदा ली और मास्टर सनरीच से मिलने सेवन स्पिरिट आइलैंड्स की ओर चल पड़ा। भले ही सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग और लुओ लुओ अपनी संप्रदाय के नए कामों में बहुत बिजी थे, फिर भी वे खुद हानली को विदा करने ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स तक आए, जिससे हानली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट छोड़ने के बाद हानली रोशनी की एक लकीर बनकर उत्तर की तरफ उड़ चला। सेवन स्पिरिट आइलैंड्स स्टेट ऑफ शी के उत्तर में थे। कहा जाता था कि अगर कोई एक दिन तक एंडलेस सी के ऊपर उड़े तो उसे एक विशाल भंवर और सेवन स्पिरिट आइलैंड्स दिखाई देंगे। एक हफ्ते बाद हानली ने खुद को एंडलेस सी के किनारे पाया, लेकिन इससे पहले कि उसे द्वीप दिखें उसने समुद्र में एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया। भले ही समुद्र का पानी पहले की तरह मटमैला था, लेकिन अब उसमें नीले रंग की हल्की झलक थी। अपनी अंदरूनी शक्ति की मदद से उसने पानी में छोटी मछलियां और दूसरी जानदार चीजें महसूस की। वो खूंखार समुद्री जीव जो वहां रहते थे अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और सबसे चौंकाने वाली बात थी वहां की अंदरूनी शक्ति में आया भारी बदलाव। आधे दिन तक और उड़ने के बाद हानली को दूर से अंदरूनी शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत महसूस हुआ। साथ ही उसके पास 7 छोटी लहरें थीं। यही थे सेवन स्पिरिट आइलैंड्स। उत्सुकता के साथ हानली ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। जब उसे समुद्र पर कुछ छोटे बिंदु दिखाई दिए तो उसने देखा कि कल्टिवेटर्स का एक छोटा ग्रुप वहां हवा में तैर रहा है। उनमें 5 फाउंडेशन लेवल के थे और उनकी लीडर एक कोर फॉर्मेशन लेवल की महिला थी, जिसने राजसी कपड़े पहने थे। हानली ने जब हानली को देखा तो वो पहले थोड़ी हैरान हुई और फिर झुककर सम्मान दिया। उसने आदर से कहा, प्रणाम सीनियर, मैं हारमोनियस बॉन्ड सेक्ट की शिष्या हूं। मुझे अपने बड़ों से हुक्म मिला है कि समुद्र के इस हिस्से को बंद कर दिया जाए। क्या मैं जान सकती हूं कि आप यहां किस काम से आए हैं? उसका जवाब देने के बजाय हानली ने माथे पर बल डालते हुए धीरे से कहा, बंद कर दिया? लगता है कल्टिवेटर सनरीच सही कह रहा था। वाकई यहां कोई समस्या है। उस महिला ने हानली का चेहरा दोबारा गौर से देखा और पूछा, कहीं आप ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के सीनियर हान तो नहीं? हाँ, मैं ही हानली हूं। मास्टर सनरीच ने मुझे यहां बुलाया है। क्या अंदर जाने के लिए तुम्हें पहले ऊपर खबर देनी होगी? जैसे ही उन कल्टिवेटर्स ने हानली का नाम सुना, उनमें खलबली मच गई। आज के समय में हानली की शोहरत इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि पूरे हेवनली साउथ के कल्टिवेशन वर्ल्ड में उनका नाम गूंज रहा था। उन्हें देखते ही वहां मौजूद कल्टिवेटर्स के समूह के चेहरों पर डर और सम्मान के मिले जुले भाव साफ दिखने लगे। उन्हें अनदेखा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसीलिए महल के लिबास वाली उस महिला ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, चूंकि आप सीनियर हान हैं तो किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। सीनियर सनरीच ने पहले ही आपको अंदर आने देने का हुक्म दे रखा है। मैं खुद आपको स्पिरिट टर्टल आइलैंड तक लेकर चलूंगी। हानली ने बिना किसी भाव के बस अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोले। महिला ने पीछे खड़े बाकी कल्टिवेटर्स को वहीं रुकने का इशारा किया और हानली को रास्ता दिखाने लगी। वे दूर दिख रहे एक काले बिंदु की तरफ उड़ने लगे जो करीब 30 किलोमीटर में फैला हुआ एक टापू था। ये जानते हुए कि हानली यहाँ पहली बार आए हैं, उस महिला ने सावधानी से समझाना शुरू किया। सीनियर हान, ये स्पिरिट फीनिक्स आइलैंड है जो हारमोनियस बॉन्ड सेक्ट का बेस है। इसके बगल में ही स्पिरिट टर्टल आइलैंड है जहाँ ग्रेट ट्रूथ सेक्ट का ठिकाना है। हानली ने उस दिशा में देखा जहां महिला ने इशारा किया था, लेकिन वो टाटू अभी इतना दूर था कि ठीक से दिख नहीं रहा था। हालांकि उन्हें एक दूसरी दिशा से भारी अंदरूनी शक्ति का एहसास हुआ, जहां से साफ और हैरान कर देने वाली स्पिरिचुअल लहरें निकल रही थीं। इतनी ताकतवर अंदरूनी शक्ति का स्रोत यकीनन वही मशहूर भंवर यानी व्हर्लपूल रहा होगा। हानली सोचते हुए उस महिला के पीछे चलते रहे। करीब 2 घंटे बाद वे स्पिरिट टर्टल आइलैंड पहुंच गए। ये टापू स्पिरिट फीनिक्स आइलैंड से थोड़ा बड़ा था और इसकी बनावट सच में एक कछुए जैसी ही थी जैसा कि इसका नाम था। जैसे ही वे टापू के करीब पहुंचे, उस महिला ने एक वॉइस ट्रांसमिशन ताबीज भेजा, जिसके जवाब में एक सफ़ेद रोशनी की लकीर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ी। जब हानली ने उस जानी पहचानी रोशनी को देखा तो वे रुक गए और दूर से ही अपनी आवाज़ भेजी, क्या ये आप हैं कल्टिवेटर सनरीच? मेरा खुद स्वागत करके आपने मुझे सम्मान दिया है। मास्टर सनरीच ने हानली की बात सुनकर खिलखिलाकर मुस्कुराया और जवाब दिया, कल्टिवेटर हान अपने वादे के पक्के इंसान हैं। मेरा यहाँ आना तो बनता ही था। इसके बाद वो उड़ते हुए हानली से महज 100 मीटर की दूरी पर आ गए। वो रोशनी गायब हुई और दाओवादी पुजारी की परछाई सामने आ गई। हानली मुस्कुराए और उन्हें सलाम किया।
मास्टर सनरीच ने उस महिला को वापस जाने का इशारा किया और फिर हान ली की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले, कल्टीवेटर हान, मेरे साथ मेरी केव रेजिडेंस चलिए। मैंने पहले ही कल्टीवेटर वी को खबर कर दी है। जहां तक डेविल कनकॉर्ड की बात है, वो अपने कामों में उलझा हुआ है और नहीं आ सकेगा। ठीक है, चलिए। हान ली ने कोई एतराज नहीं दर्शाया और दोनों तुरंत वहां से चल दिए। रास्ते में हान ली ने अपनी अंदरूनी शक्ति से पूरे टापू का जायजा लिया और अनजाने ही में उनके माथे पर बल पड़ गए। इस टापू पर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही तगड़ी स्पिरिट मौजूद थी। यहाँ बहुत कम कल्टीवेटर्स थे, लेकिन हर कोई ऊंचे दर्जे का था, जो हान ली की उम्मीदों के विपरीत था। उन्हें लगा था कि यहाँ छोटे दर्जे के कल्टीवेटर्स भी होंगे। ये बात शक पैदा करने वाली थी। कुछ ही देर में हान ली मास्टर सनरीच के पीछे पीछे उनकी नई बनी गुफा में दाखिल हुए। ये गुफा एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के पहाड़ में थी और इसे बहुत सफाई से काटा गया था। हान ली एक बड़े हॉल में पहुंचे और दोनों अपनी सीटों पर बैठ गए। मास्टर सनरीच ने हान ली को चाय पेश की और उनकी बातचीत शुरू हुई। बूढ़ा पुजारी शुरू में उस असली वजह को टालने लगा जिसके लिए हान ली को बुलाया गया था। इसके बजाय वो हान ली को आसपास के समुद्र, 7 स्पिरिट आइलैंड्स पर कब्जा जमाए जमाए सेक्ट्स और कुछ ऐसे आज़ाद कल्टीवेटर्स के बारे में बताने लगा जिनसे सावधान रहना जरूरी था। ऐसा लग रहा था कि मास्टर सनरीच तब तक कुछ नहीं बताना चाहते थे जब तक वी वुयाह वहां ना पहुंच जाए। हान ली को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया और बातचीत जारी रखी। एक वक्त का खाना खाने में जितना समय लगता है, उतनी देर में वी वुयाह वहां पहुंच गए। मास्टर सनरीच खुद बाहर जाकर उन्हें हॉल के अंदर लेकर आए। जाहिर है हान ली ने देखते ही वी वुयाह का अभिवादन किया। जब हान ली ने उनका चेहरा देखा तो गौर किया कि वी वुयाह की स्किन एकदम साफ थी और उनका चेहरा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे डेविल फॉल वैली के अपने जख्मों से पूरी तरह उभर गए हैं और काफी फुर्तीले दिख रहे थे। हान ली को ये अजीब लगा। उनकी जानकारी के मुताबिक डेविल फॉल वैली में वी वुयाह की ताकत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। चूंकि वे इतनी जल्दी ठीक हो गए थे तो पक्का उसने काफी कीमती दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा। वी वुयाह ने तुरंत अपनी जगह ली और पूछा, भाई सनरीच, आपने हान ली से उस मामले पर बात की? बिल्कुल नहीं, मास्टर सनरीच ने शांत लहजे में कहा। यह ऐसी बात है जिसे हम दोनों की मौजूदगी में कहना ही बेहतर है। अब जबकि भाई वी आ गए हैं तो बेहतर है कि आप ही शुरू करें। मैं बस कुछ और जानकारी जोड़ दूंगा। कुछ सोचने के बाद वी वुयाह राजी हो गए। ठीक है, इस मामले में अब और देरी नहीं की जा सकती, वरना हम पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी। मुसीबत? जब हान ली ने यह सुना तो उनके चेहरे पर दिलचस्पी बढ़ गई। लगा कि यह मामला वाकई बहुत बड़ा है। कल्टीवेटर हान, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। ये मामला एल्डर डेविल से जुड़ा हुआ है। वही वैया की बात सुनकर हान ली बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने घबराते हुए कहा, क्या एल्डर डेविल अपने गहरे जख्मों की वजह से भाग नहीं रहा है? सही कहा, लेकिन क्या कल्टीवेटर को ये नहीं लगता कि वो विशाल भंवर बिल्कुल सही वक्त पर सामने आया है? वही वैया ने गंभीरता से कहा, जैसे ही एल्डर डेविल वहां से भागा, एंडलेस सीज में ये भंवर पैदा हो गया। हमें इस भंवर के पास कुछ पक्के सबूत भी मिले हैं। कल्टीवेटर हान को पता होना चाहिए कि एल्डर डेविल के पीछे करने के आखिरी दौर में उसने कुछ कल्टीवेशन खानदानों और छोटे सेक्ट्स का कत्लेआम किया था। हमें बाद में पता चला कि उन खानदानों और सेक्ट्स के पास शैतानी कलाकृतियां होने की अफवाहें थीं। नतीजा ये हुआ कि उस शैतान ने उनमें से 3 शैतानी चीज़ें हासिल कर लीं। उस बड़े भंवर के पास एक गुप्त जगह पर हमें चोरी की गई एक शैतानी चीज़ के अवशेष मिले, जैसे उसे किसी बड़ी ताकत ने चकनाचूर कर दिया हो। इससे हमें शक हुआ कि हमारे उसे घेरने और खदेड़ने से पहले ही एल्डर डेविल यहाँ एंडलेस सीज में पहुंच चुका था। कुछ देर खुद से बुदबुदाने के बाद हान ली ने टटोलते हुए पूछा, क्या इस भंवर में कुछ गड़बड़ है? अगर ये मामला इतना गंभीर न होता तो आप इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते, भले ही इसे उस शैतान ने ही क्यों न पैदा किया हो। भाई हान बिल्कुल सही कह रहे हैं, मास्टर सनरीच ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। अगर ये भंवर सिर्फ अंदरूनी शक्ति छोड़ रहा होता तो हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। असल समस्या ये है कि ये भंवर दरअसल एक बहुत बड़े फॉर्मेशन का केंद्र है जिसे बहुत समय पहले सील कर दिया गया था। ये सातों टापू इस स्पेल फॉर्मेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। अब कल्टीवेटर को समझ आ गया होगा कि ये मामला कितना गंभीर है। सील किया हुआ स्पेल फॉर्मेशन, ये इतना बड़ा फॉर्मेशन आखिर किसे कैद करने की कोशिश कर रहा है? हान ली के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि उन्हें सटीक अंदाजा नहीं था कि फॉर्मेशन कितना बड़ा है, लेकिन सातों टापुओं के बीच की दूरी को देखते हुए वे इसके विशाल आकार की कल्पना कर सकते थे। वही वैया ने जवाब दिया, हमें अंदाजा है कि ये फॉर्मेशन क्या है, लेकिन मैं इसकी गहराइयों में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि इस फॉर्मेशन का लेना देना एल्डर डेविल रेल्म और खुद एल्डर डेविल से है।
बाकी की बात भाई सनरीच समझाएंगे। आखिर वे ही सबसे पहले उस भंवर की गहराई में उतरे थे और देखा था कि वहां क्या है। मेरे कहने के लिए बचा ही क्या है? क्या आपने यहां आते समय उसे नहीं देखा? डाओइस्ट सनरीच ने शांति से पूछा। उस विशाल भंवर की गहराई में शैतानी ऊर्जा का एक अंतहीन और अथाह भंडार है। उसे भंवर से निकलने वाली शुद्ध अंदरूनी शक्ति की भारी मात्रा दबाए हुए है, जो शायद उसी बड़े फॉर्मेशन का नतीजा है। अगर ये फट गया तो पूरे हेवनली साउथ पर बहुत बड़ी तबाही आएगी और यहाँ की पूरी कुदरती अंदरूनी शक्ति ही बदल जाएगी। और इससे भी बुरा वो है जिसके उस समंदर के नीचे होने का हमें शक है। वो पक्का उस शैतानी ऊर्जा से गहरा ताल्लुक रखता है। वही वुइया ने लाचारी भरे लहजे में कहा। लेकिन अब जब कल्टीवेटर हान यहाँ है तो उसने भी ये देख लिया होगा। उस बड़े सीलिंग फॉर्मेशन का मुख्य हिस्सा पहले ही तबाह हो चुका है और भंवर धीरे धीरे अपनी अंदरूनी शक्ति खो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो शैतानी ऊर्जा को और नहीं दबा पाएगा। जब वो शैतानी ऊर्जा आज़ाद होगी तो वो हेवनली साउथ महाद्वीप के कम से कम आधे हिस्से को दूषित कर देगी और इंसानी कल्टीवेटर्स के रहने लायक नहीं छोड़ेगी। चूंकि भाई हान का ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट इस एंडलेस सीज के बहुत करीब है तो उस पर असर पड़ना तय है। जब हान ली ने यह सुना तो वे दंग रह गए। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उन्होंने बेरुखी से कहा, चूंकि आप तीनों महान कल्टीवेटर्स ने मुझे यहाँ बुलाया है तो आपके पास इस समस्या को तबाही बनने से पहले रोकने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है तो मैं भी इस मामले में बेबस हूँ। शैतानी ऊर्जा का इतना बड़ा विस्फोट ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट और बाकी सबको भारी नुकसान पहुंचाएगा और डेविलिश या राइटियस डाओ की हालत भी कुछ अच्छी नहीं होगी। सिर्फ 9 नेशंस यूनियन ही अपनी दूरी की वजह से इस शैतानी ऊर्जा से बच पाएगा, लेकिन इसके असर से वे भी अछूते नहीं रहेंगे। आधे महाद्वीप में कल्टीवेशन के लायक ऊर्जा का खत्म होना कई सेक्ट्स के बीच जंग छेड़ देगा। जब हमें इस बड़े खतरे का पता चला तो हमने तुरंत इस पर रिसर्च शुरू की ताकि हम इस कयामत को रोक सकें। नतीजे में हमें इस सीलिंग फॉर्मेशन के बारे में कुछ ऐसी बात पता चली जो यकीन से परे थी। इस मामले का लेना देना ग्रेट जिन एम्पायर से है। इतना कहकर उसने एक अजीब नज़र से मास्टर सनरीच की तरफ देखा। ग्रेट जिन एम्पायर? हान ली ने हैरानी से पूछा। क्या कल्टीवेटर हान को पता है कि हमें वो रिकॉर्ड्स कहाँ मिले? मास्टर सनरीच ने बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा। आपका मतलब? जैसे ही हान ली के दिमाग में कुछ आया, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। लगता है कल्टीवेटर हान ने अंदाजा लगा लिया है, मास्टर सनरीच ने बेबसी से कहा। इस आकाश के प्राचीन सीलिंग फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मुझे मेरे ही सेक्ट में सदियों से छिपे एक गुप्त प्राचीन रिकॉर्ड से मिली थी। मेरा सेक्ट असल में ग्रेट जिन के 3 बड़े सेक्ट्स ग्रैंड ट्रुथ्स की ही एक शाखा थी। इसके अलावा हमें यहाँ हेवनली साउथ में सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि हम इस प्राचीन सीलिंग फॉर्मेशन की निगरानी कर सकें। क्या आपका संप्रदाय ग्रेट जिन से शुरू हुआ था? हान ली ने हैरानी में पूछा। सही कहा, मास्टर सनरीच ने आहें भरते हुए जवाब दिया। लेकिन ये बात बहुत पुरानी है। कुछ खास प्राचीन तकनीकों को छोड़कर अब हमारे संप्रदाय का उस पुराने संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं बचा है। ये राज दबा ही रहता, पर मौजूदा हालात की वजह से मुझे संप्रदाय के एक गुप्त इलाके में एक पुराना रिकॉर्ड मिला जिसमें इस बात का जिक्र था। हान ली ने गहराई से सोचते हुए पूछा, कल्टीवेटर सनरीच, क्या उस रिकॉर्ड में उस पुराने सीलिंग फॉर्मेशन या उसके नीचे छिपी तबाही को खत्म करने के किसी तरीके के बारे में बताया गया है? मास्टर सनरीच ने गंभीरता से कहा, रिकॉर्ड में ये तो लिखा है कि वो सील बेहद जरूरी है और उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, पर उसमें बारीकियां नहीं दी गई थीं। किस्मत से फॉर्मेशन की बनावट का थोड़ा बहुत अंदाजा वहां से मिल गया। हमारे फॉर्मेशन मास्टर्स ने कई सालों की रिसर्च के बाद आखिरकार उसे ठीक करने का तरीका ढूंढ निकाला है। तब वी वुया ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन इस तरीके के लिए ना सिर्फ बहुत सारे हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स की जरूरत है, बल्कि किसी एक शख्स को उस भयंकर डेविलिश की गहराइयों में जाकर एक फॉर्मेशन प्लेट भी रखनी होगी। इसीलिए हम कल्टीवेटर हान को ढूंढ रहे थे। सिर्फ आपके डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग ही उस डेविलिश की को आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोक सकती है। ये सुनकर हान ली ने माथे पर बल डाला, पर अगले ही पल मुस्कुराते हुए पूछा, लगता है आप काफी समय से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी हाल ही में ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट वापस आया हूं। जब मैं गायब था तब आपने उस गहराई में प्लेट रखने का क्या प्लान बनाया था? ये सुनकर वी वुया और मास्टर सनरीच ने एक दूसरे की तरफ देखा। मास्टर सनरीच मुस्कुराए और बोले, लगता है आपसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। हमने पहले कई ताकतवर चीज़ों और तकनीकों का इस्तेमाल करके एक कल्टीवेटर को वहां भेजने की कोशिश की थी, लेकिन डेविलिश की इतनी खतरनाक थी कि कामयाबी की उम्मीद 50% से भी कम थी। पर आपकी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग के साथ बात अलग है। ये बिजली डेविलिश की को काबू करने के लिए मशहूर है, इसलिए आपके लिए ये काम आसान होगा। तो ये बात है। हान ली धीरे से मुस्कुराया और चमकती आंखों से बोला,
ये सच है कि पूरे हेवनली साउथ में ये काम मेरे लिए सबसे आसान होगा, पर उससे पहले मैं खुद उस डेविलिश की ताकत देखना चाहता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसका नाकाम होना तय हो। बिल्कुल, ये तो जायज़ है। इस वक्त डेविल कॉन्कर्ड उस विशाल भंवर के नीचे नज़र रख रहा है। बेहतर होगा कि आप अभी चलकर देख लें। जितनी जल्दी ये सील होगा उतना ही अच्छा है। मास्टर सनरीच तुरंत मान गए और वी वुया ने भी सहमति दी। हानली को अब थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि ये कोई जाल नहीं है। इसके बाद वे तीनों मास्टर सनरीच के ठिकाने से निकले और पश्चिम की ओर उस विशाल भंवर की तरफ उड़ चले। करीब 50 किलोमीटर उड़ने के बाद वे एक ऐसे समंदर के ऊपर पहुंचे जो सफ़ेद धुंध से ढका था और आसमान में सतरंगी बादलों का एक उल्टा भंवर जैसा बन रहा था। उस सफ़ेद धुंध और सतरंगी बादलों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। हानली के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अपनी अंदरूनी शक्ति से उसे महसूस हुआ कि वहां भारी मात्रा में शुद्ध अंदरूनी शक्ति मौजूद है, जो किसी बेहतरीन स्पिरिट वेन से भी ज्यादा थी। तो ये है वो विशाल भंवर? हानली बुदबुदाया। मास्टर सनरीच ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ वही है। डेविल कॉन्कर्ड पास ही एक चट्टान पर होगा, चलो उससे बात करते हैं। हानली ने अपनी अंदरूनी शक्ति दौड़ाई तो पाया कि 5 किलोमीटर दूर एक काले कपड़ों में एक लंबा आदमी बैठा है। जैसे ही हानली ने अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल किया, डेविल कॉन्कॉर्ड ने अचानक आंखें खोलीं और ठंडी नजरों से हानली की तरफ देखा, फिर हवा में उड़कर उनके पास आ गया। मास्टर सनरीच पास पहुंचकर खुशी से कहा, कल्टीवेटर कॉन्कॉर्ड, कल्टीवेटर हान आ गए हैं। अब हम जल्द ही उस फॉर्मेशन को ठीक कर पाएंगे। अच्छा, खुशी हुई कि कल्टीवेटर हान मदद के लिए मान गए। अपनी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग से वो जरूर कामयाब होंगे। डेविल कॉन्कॉर्ड के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वो बस बेरुखी से हानली को देख रहा था। हानली को ये थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो समझ गया और मुस्कुरा दिया। डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग चूंकि डेविलिश की को ख़त्म करती है, इसलिए ये उन कल्टीवेटर्स के लिए भी काल है जो डेविल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। डेविल कॉन्कॉर्ड डेविल दाव का सबसे बड़ा कल्टीवेटर था, इसलिए उसका चिढ़ना लाजमी था। मास्टर सनरीच बस माहौल को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। हानली ने मन ही मन सिर हिलाया। उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो इतना ताकतवर था कि अगर डेविल कॉन्कॉर्ड हमला भी करता तो वो अपना बचाव कर सकता था, और उसे पता था कि डेविल कॉन्कॉर्ड इतना बेवकूफ़ नहीं है। जब वी वुया ने बताया कि हानली नीचे जाकर जांच करना चाहता है, तो डेविल कॉन्कॉर्ड ने बस सिर हिलाकर मंजूरी दे दी। इसके बाद वे सब भंवर की ओर बढ़े। भंवर करीब 1 किलोमीटर चौड़ा था। अजीब बात यह थी कि उसमें से पानी की छींटें नहीं, बल्कि शुद्ध सफ़ेद अंदरूनी शक्ति की लहरें निकल रही थीं, जो धूप में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वहां की हवा में सांस लेते ही हानली दंग रह गया। वहां इतनी ज्यादा अंदरूनी शक्ति थी कि अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। ऊपर से गहराई का पता नहीं चल रहा था, इसलिए हानली के शरीर से नीली रोशनी निकली और वो भंवर के ठीक ऊपर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ जो उसे नीचे खींच रहा था। हानली ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी और खुद को स्थिर किया, फिर अपनी आंखों में नीली चमक, ब्लू स्पिरिचुअल आईज लाते हुए नीचे की ओर देखा। ये देखकर वहां खड़े तीनों बड़े कल्टीवेटर्स हैरान रह गए। वी वुया ने मास्टर सनरीच से कहा, भाई सनरीच, मुझे याद है जब हमारे सेक्ट के मिड नासेंट सोल कल्टीवेटर एल्डर माँ वहां गए थे तो वो खुद को संभालने से पहले 30 मीटर नीचे गिर गए थे। हाँ, मुझे भी पता चला था, मास्टर सनरीच ने हैरानी से कहा। इस भंवर का खिंचाव बहुत तगड़ा है, हम भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। वी वुया ने तारीफ करते हुए कहा, सच है, मुझे पहले भी लगता था कि कल्टीवेटर हान की ताकत कुछ अलग है। अब मिड नासेंट सोल स्टेज पर पहुंचने के बाद उनकी अंदरूनी शक्ति और भी शुद्ध हो गई है। पता नहीं वो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, पर यह वाकई कमाल है। कहना मुश्किल है, मास्टर सनरीच ने झिझकते हुए कहा। ऐसी ताकतें देने वाली तकनीकें या तो बहुत मुश्किल होती हैं या उनमें कोई बड़ा खतरा छिपा होता है। डेविल कॉन्कॉर्ड चुप रहा, पर उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। तभी हानली तेजी से उड़कर वापस उनके पास आ गया। हानली ने शांति से कहा, इस भंवर में गजब की अंदरूनी शक्ति और खिंचाव है। मुझे नहीं पता ये कितना गहरा है या नीचे क्या खतरे हैं। दूरी और घनी अंदरूनी शक्ति की वजह से हमारी अंदरूनी शक्ति भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती। अगर गहराई देखनी है तो नीचे जाना ही होगा। हम खिंचाव को तो झेल लेंगे, पर बेहतर होगा कि आप नीचे जाते वक्त कुछ जादुई चीज़ों का सहारा लें। वहाँ कई छोटे भंवर भी हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। क्या मैं आपके साथ नीचे चलूं? मास्टर सनरीच ने ऑफर दिया। हानली को यह सुनकर तसल्ली हुई और उसका शक दूर हो गया। बिल्कुल, आपका साथ होना अच्छा रहेगा। हानली और मास्टर सनरीच नीली और सफ़ेद रोशनी की लकीर बनकर भंवर के अंदर समा गए। पीछे सिर्फ वी वुया और डेविल कॉन्कॉर्ड रह गए, जो खामोशी से उस भंवर को ताकते रहे। कुछ देर बाद डेविल कॉन्कॉर्ड ने मुड़कर पूछा, भाई वी, आपको ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के इस कल्टीवेटर हान के बारे में क्या लगता है? वी वुया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया,
मुझे क्या लगता है, आपका मतलब क्या है? डेविल कॉन्कर्ड ने ठंडी आह भरते हुए कहा। कल्टीवेटर वी, जब आप जवाब जानते ही हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? क्या आपको डर नहीं लग रहा कि वो आगे चलकर क्या बन सकता है? इतनी कम उम्र में ही वो मिड नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच गया है और उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत है। जब तक वो लेट नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंचेगा तब तक हेवनली साउथ में हमारा वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। वे वुयांग ने डेविल कॉन्कर्ड की तरफ देखा और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। मेरी सोच तुम्हारी सोच से थोड़ी अलग है। तो तुम्हारी राय अलग है तो बता ही दो। क्या तुम्हें लगता है कि जब वो लेट नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंचेगा तब भी तुम उसे दबा पाओगे? दबाना? मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा? मैं हेवनली साउथ के 3 बड़े कल्टीवेटर्स में से सबसे उम्रदराज हूं। मरने से पहले मेरे पास बस 100 साल या उससे कुछ ज्यादा का वक्त बचा है। भले ही वो किसी असली अमर या इमॉर्टल का पुनर्जन्म क्यों ना हो, वो 100 साल के अंदर लेट नेसेंट सोल स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर वो पहुंच भी गया और पूरे हेवनली साउथ पर राज करने लगा तो उससे मेरा क्या लेना देना? ये सुनकर डेविल कॉन्कर्ड ने कहा, ब्रदर वी, क्या तुम वाकई उस ताकत को किसी और के हाथ में जाने दोगे जिसे पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है? अगर तुम मेरे साथ गठबंधन कर लो तो मैं तुम्हें कुछ रियायतें भी दे सकता हूं। वे वुयांग ने मुस्कुराते हुए दो टुक जवाब दिया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्रदर कॉन्कर्ड, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? अगर तुमने ये ऑफर तब दिया होता जब वो अर्ली नेसेंट सोल स्टेज पर था तो शायद मैं मान जाता, पर अब उसकी काबिलियत हमारे बराबर ही है। मैं अपने ही लेवल के किसी कल्टीवेटर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता और ना ही मैं अपने सेक्ट को बर्बादी की तरफ ढकेलना चाहता हूं। ब्रदर कॉन्कर्ड, याद रखना कि हमारे स्तर के लोगों को खत्म करना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि घात लगाकर हमला करना भी काफी नहीं होगा। हां, अगर तुम वैसा ही कोई जाल बिछा सको जैसा हमने एल्डर डेविल के लिए बिछाया था तो बात अलग है। वे वुयांग ने आगे कहा, लेकिन मेरी मानो तो तुम्हें कोई चालाकी करके उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। आखिर यही वो इंसान है जो भविष्य में पूरे हेवनली साउथ को एक कर सकता है। उन ताकतवर डीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स को मत भूलो जिन्होंने पुराने समय में हेवनली साउथ पर राज किया था। ये सुनकर डेविल कॉन्कर्ड सोच में डूब गया, फिर कुछ नहीं बोला। इसी बीच हान ली और मास्टर सन रीच भंवर के करीब 10 किलोमीटर गहराई तक जा चुके थे। अंदरूनी शक्ति के भारी दबाव की वजह से वे तेजी से नीचे नहीं जा पा रहे थे और धीरे धीरे उतर रहे थे। हान ली ने पहले ही अपनी ब्लू लाइट शील्ड निकाल ली थी और उसका नीला प्रकाश उसके शरीर को ढके हुए था। उसी पल सुनहरी रोशनी की 30 से ज्यादा लकीरें उसके शरीर के चारों ओर तेजी से घूम रही थीं, जो उसे भंवर की गहराई में ले जा रही थीं। वहीं मास्टर सनरीच बड़े आराम से नीचे जा रहे थे। उनकी सफेद उड़ने वाली तलवार उनके चारों ओर घूमकर भंवर की सफेद अंदरूनी शक्ति की परतों को चीरती जा रही थी और वो हान ली के साथ साथ चल रहे थे। हान ली के मन में उन्हें देखकर सम्मान जाग उठा। जैसा उसने सोचा था, लेट नेसेंट स्तर के दिग्गज वाकई अनोखे होते हैं। हान ली ने अपनी अंदरूनी शक्ति से आसपास का जायजा लिया। वो इसे नीचे की तरफ सिर्फ 40 मीटर तक ही फैला पा रहा था। उसके आगे उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। जहां तक उसकी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का सवाल था, वो नीचे 100 मीटर से थोड़ा ज्यादा देख पा रहा था, लेकिन उसे सिर्फ सफेद धुंध ही नजर आ रही थी। हालांकि उसकी ये आंखें बीच बीच में बनने वाले अंदरूनी शक्ति के भंवरों को पहले ही देख लेती थीं, जिससे वो उनसे आसानी से बच पा रहा था। मास्टर सनरीच ने भी गौर किया कि हान ली कितनी फुर्ती से इन छिपे हुए खतरों से बच रहा है। इससे वो काफी प्रभावित हुए और हान ली को अपने साथ जोड़ने का उनका इरादा और मजबूत हो गया। हान ली के भविष्य में लेट नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंचकर राज करने वाली बात की उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर उनकी समझ सही थी तो हान ली एक ऐसा कल्टीवेटर था जो सिर्फ अपनी साधना यानी हेवनली डाउ पर ध्यान देता था। जब तक उसके निजी मामले में कोई दखल ना दे, वो शांति से अपनी साधना करता रहेगा और फालतू की मुसीबतों में नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा ना होता तो हान ली ने कब का स्टेट ऑफ सी पर कब्जा कर लिया होता। मास्टर सनरीच को इस बात की तसल्ली थी कि हान ली ने अपनी प्रगति के दौरान कभी सत्ता की भूख नहीं दिखाई। खाना खाने में जितना समय लगता है, उतने ही वक्त में हान ली करीब 30 किलोमीटर गहराई तक पहुंच गया था। उसने एक बार ऊपर की तरफ देखा, उसे सिर्फ सफेद धुंध ही दिखाई दे रही थी जिसने उसे बाहर की दुनिया से अलग कर दिया था। दबाव इतना ज्यादा था कि हान ली को लगा कि सिर्फ मिड नेसेंट सोल के स्तर वाले ही इतनी गहराई तक आ सकते हैं। अगर उसकी अजूर एसेंट सोर्ड आर्ट्स की वजह से उसकी अंदरूनी शक्ति औरों से ज्यादा गहरी ना होती तो उसे यहां काफी मुश्किल होती। तभी मास्टर सनरीच ने उसे पुकारा, कल्टीवेटर हान, हम नीचे पहुंचने वाले हैं, सावधान रहना। शुक्रिया ब्रदर सनरीच। हान ली ने खुद को संभाला और नीचे की तरफ देखा। नीचे सफेद रोशनी का ऐसा सैलाब था जैसे रोशनी की परतें बिछी हों। हान ली ने अपनी रफ्तार कम कर दी। थोड़ी देर बाद वे उस रोशनी की दीवार से 20 मीटर ऊपर रुक गए। अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज से हान ली ने देखा कि उस दीवार के पीछे काली शैतानी ऊर्जा, डेविलिश की के धागे रेंग रहे थे।
उस रोशनी की परत को देखते हुए हानली बुदबुदाया। तो ये उस शैतानी ऊर्जा को रोक रही है। इसे पार करना मुश्किल होगा। मासे सनरीच ने समझाया। सही कहा, ये शैतानी ऊर्जा अब एक पाताल जैसी बन चुकी है। कोई नहीं जानता कि ये कितनी गहरी है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मेरी अपनी साधना में बुराई को दूर करने की शक्ति है और मैंने अंदर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं सिर्फ 300 मीटर तक ही जा पाया। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा और खतरनाक है कि कोई आम कल्टीवेटर इसे छू भी नहीं सकता। जो शैतानी साधना करते हैं उनकी शक्ति तो इससे बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी आत्मा भ्रष्ट हो जाएगी और वे खुद को खो देंगे। हानली ने सुनते हुए सिर हिलाया और उस काली ऊर्जा को गौर से देखते हुए कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद हानली ने कहा, ब्रदर सनरीच, यही मेरा इंतजार करें। मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूं कि यह शैतानी ऊर्जा कितनी ताकतवर है। सावधान रहना ब्रदर हान। मास्टर सनरीच को हानली के इस फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। हानली ने कुछ नहीं कहा। उसका साया कुछ पल के लिए धुंधला हुआ और वो उस रोशनी की दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच गया। फिर उसने अपनी तलवार से 1 फुट लंबी नीली ऊर्जा की किरण छोड़ी, जो दीवार को चीरती हुई उस काली ऊर्जा में जाकर गायब हो गई। हानली थोड़ा हैरान हुआ, पर उसे समझ आ गया कि ये दीवार सिर्फ शैतानी ऊर्जा को रोकने के लिए है। उसे पार करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। उसने इशारा किया और उसके चारों ओर घूमने वाली सुनहरी तलवारें कड़कने लगीं और उनसे सुनहरी बिजली निकलने लगी, जिसने उसके चारों ओर बिजली का एक बड़ा जाल बना लिया। अब डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी थी। उसने एक मंत्र पढ़ा और वो बिजली का जाल सिमटकर उसकी नीली शील्ड के चारों ओर लिपट गया, जिससे वो बिजली के एक बड़े गोले जैसा दिखने लगा। उसने अपनी तलवारों को छोटा करके अपनी आस्तीन में वापस बुला लिया। इसके बाद हानली शांति से उस रोशनी की दीवार के पार चला गया और बिना किसी रुकावट के उस शैतानी ऊर्जा में दाखिल हो गया। अंदर बिजली के कड़कने की आवाज गूंजने लगी। शैतानी ऊर्जा उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सुनहरी बिजली के घेरे ने उस ऊर्जा को तितर-बितर कर दिया। हानली तुरंत आगे नहीं बढ़ा। वो वहीं रुककर ये देखने लगा कि उसकी बिजली किस तरह उस काली ऊर्जा का सामना कर रही है। जैसे ही बिजली ऊर्जा को हटाती, वो काली ऊर्जा तुरंत फिर से उसे घेर लेती। हानली ने माथे पर बल डालते हुए देखा कि उसकी बिजली की ताकत कितनी तेजी से खत्म हो रही है। उसने थोड़ा सोचा और फिर उस काली ऊर्जा की ओर गहराई में उतरने लगा। वहां उसने अपनी अंदरूनी शक्ति को बाहर नहीं फैलाया, क्योंकि वो जानता था कि ये काली ऊर्जा उसकी अंदरूनी शक्ति को भ्रष्ट कर सकती है, जिससे उसे बहुत नुकसान होगा। उसके पास देखने के लिए सिर्फ ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का सहारा था, लेकिन उस घने अंधेरे में वो सिर्फ 10 मीटर तक ही देख पा रहा था। 600 मीटर गहराई तक जाने के बाद हानली रुका और आसपास देखा। फिर कुछ पल बाद वो तुरंत ऊपर की तरफ लौट आया। जब वो बाहर आया तो मास्टर सनरीच ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग वाकई कमाल की है। तुम इतनी देर तक अंदर रहे और तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई। इसका नाम सच में बड़ा है। ये कुछ भी नहीं था, हानली ने शांति से जवाब दिया। चूंकि ये ऊर्जा किसी के काबू में नहीं है, इसलिए इसे हटाना आसान है। चलिए ऊपर चलते हैं और वही बात करते हैं। डेविल कनकॉर्ड मान गए। हानली ने अपनी बिजली वापस ली, तलवार बुलाई और दोनों सतह की तरफ उड़ चले। जब वे ऊपर पहुंचे तो वी वुइया ने उनसे पूछा, कैसा रहा? कल्टीवेटर हान की बिजली के साथ तो आप लोग उस ऊर्जा के अंदर आराम से घूम सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद हानली ने जवाब दिया, मैंने कोशिश की है, लेकिन हाँ कहने से पहले मुझे ये जानना होगा कि आप उस फॉर्मेशन प्लेट को कहाँ लगाना चाहते हैं। अगर वो जगह बहुत ज़्यादा गहराई में हुई तो मुझे डर है कि मेरी बिजली ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे पाएगी। डेविल कनकॉर्ड ने सुझाव दिया, चलिए गुफा में चलकर विस्तार से बात करते हैं। वो प्लेट अभी भी फॉर्मेशन मास्टर्स के पास है। पहले उसे ले आते हैं और फिर तय करते हैं। वो प्लेट बहुत मुश्किल से बनी है, हम उसे खोने का रिस्क नहीं उठा सकते।